नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स में। आज मैं कैपिटल रिडक्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। दो पार्ट में मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको करवाऊंगा। सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे और न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी एडजस्टमेंट है उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि जो आज ये मैं सम कराऊंगा उसमें दो तरह के डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं, तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरा वीडियो देखना, दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें मैं जितना हो सके 30 मिनट्स का ये पार्ट रहेगा, तो उसमें जितना कंटेंट आ सके उतना मैं इंक्लूड करूँगा और बाकी का जो कंटेंट रहेगा वो सेकेंड पार्ट में आएगा। दोनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो ही पूरा सम जो है वो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना और पूरा जो है ये सम वो अच्छी तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओ, इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल रिडक्शन। The balance sheet of Raj Company Limited as on 31st March 2016 is as follows। यहाँ पे हमको एक राज कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2016 की। पहले तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो भी कैपिटल रिडक्शन में हमने पहले के वीडियोस में भी सीखा है कि कैपिटल रिडक्शन जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड जितने भी लॉसेस रहेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे, कोई असेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं, कोई लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, तो वो सारी जो एंट्रीज है वो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड आएगी। और कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड क्या आएगा? जो भी प्रॉफिट है, जो भी कोई इनकम हो रही है, कोई असेट सेल करने पर गेन हो रहा है, कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये सारे लायबिलिटी कम का मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स है वो अपनी लायबिलिटी वेव कर रहे हैं, अपनी जो अमाउंट है वो वेव कर रहे हैं। क्रेडिटर बोल रहे हैं कि हमें से फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से 6,000 रुपीज़ नहीं चाहिए, तो वो 6,000 कंपनी के लिए गेन हो गया क्योंकि अब नहीं पे करना है उसको, क्रेडिटर्स को अभी हमको पे नहीं करना है, तो वो गेन हो गया। तो वो 6,000 रुपीज़ कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड आएंगे इन दैट सेंस। ओके, तो ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो कैपिटल रिडक्शन का रहेगा। डेबिट साइड क्या आएगा? लॉस जो है असेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं तो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आएगा? प्रॉफिट है, लायबिलिटी राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो सब आएगा क्रेडिट साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट साइड ही आएगा। तो ये आपके बेसिक आइडिया के लिए। इस सम में जो अभी बैलेंस शीट दी गई है उसमें दो टाइप के डिबेंचर दी गए हैं, ए डिबेंचर एंड बी डिबेंचर। तो ये ध्यान से समझना और इस सम में हो सके उतना आप अगर प्रॉपरली समझने की ट्राई करोगे तो ये आपको सम जो है वो बहुत ईजी लगेगा। तो लायबिलिटी साइड क्या दिया गया है वो देखते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, 2 लाख के है। इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, उसकी फेस वैल्यू नहीं दी गई, 8 लाख रुपीज़ है। वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड दिया गया है 20,000 का। 8% डिबेंचर से 1,50,000 के, एंड उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है ए डिबेंचर्स पे। ओके, सो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ए डिबेंचर 6,000, यानी कि जो ड्यू हो गया है, पे नहीं किया कंपनी ने, ओके, वो भी दिया गया है 6,000। क्रेडिटर्स जो है 1,24,000 के दिए गए हैं। बी 10% डिबेंचर, जैसा कि मैंने बोला जनरली कोई भी सम में हमको एक ही डिबेंचर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो राज कंपनी लिमिटेड का सम है, ऐसे सम भी एग्जाम में जो है वो आने की संभावना है। तो ये सम अगर आप ध्यान से करोगे, समझ जाओगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में भी इजीली जो है सम कैलकुलेट कर पाओगे। तो जो दूसरा डिबेंचर है वो है बी 10% डिबेंचर, अमाउंट है 30,000। ओके, अब असेट साइड देख लेते हैं। गुडविल है 1 लाख की, फैक्ट्री एट मुंबई है 4 लाख की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 270 की दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इन ब्रैकेट मार्केट वैल्यू 25,100 दी गई है और उसकी बुक वैल्यू अभी आउटर कॉलम में 35,000 दी गई है। तो हमें उसकी जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें उसकी मार्केट वैल्यू ही लेनी है, दैट इज़ 25,100। जो भी डिफरेंस रहेगा, मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो कंपनी को लॉस आएगा, इन्वेस्टमेंट में कंपनी को उतना लॉस होगा, और मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो कंपनी को प्रॉफिट रहेगा। तो वो जो एडजस्टमेंट है, डिफरेंस है
बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का, वो हम कैपिटल रिडक्शन में उसकी एंट्री देंगे। फर्नीचर है 10,000 का, स्टॉक है 5,04,500 का। उसके बाद अगर देखें तो असेट साइड और दो एंट्री है, कैश बैलेंस 55,000 एंड पीएनएल अकाउंट 1,25,500। असेट साइड पीएनएल अकाउंट दिया गया है यानी कि वो लॉस है। टोटल जो है बैलेंस शीट का वो 16 लाख है। एडजस्टमेंट हम देखते हैं वन बाय वन। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वॉज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन 1/4/2016। हमें पता है कि अगर आपको कैपिटल रिडक्शन करना है यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसकी परमिशन या सैंक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। फिर ओनली आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग अ सैंक्शन ओनली यू कैन डू द कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पे कंपनी को सैंक्शन जो है वो मिल गया है, अप्रूवल जो है वो मिल गया है ऑन 1/4/2016। और टर्म्स ऑन कंडीशन क्या फिक्स की गई है? फर्स्ट, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। ये आप याद रखना, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे। ओके, फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है उसमें से हमें 20% राइट ऑफ करना है। ये कंपनी के लिए लॉस हो गया है, वो आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड। सेकेंड है अ क्लेम फॉर डैमेज पेड टू थर्ड पार्टी 40,000। एक थर्ड पार्टी कोई है, उसको कंपनी 40,000 का डैमेज क्लेम जो है वो पे कर रही है। यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, इसलिए हम समझेंगे कि वो क्लेम जो है वो कैश में ही पे हो रहा है और ये क्लेम कंपनी को पे करना पड़ा, तो एज अ एक्सपेंसिस हम उसकी एक एंट्री जो है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भी देंगे और कैश में पे कर रहे हैं इसलिए कैश में भी उसकी इफेक्ट आएगी। अ क्लेम एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 13,000 अगेंस्ट द वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट में अभी हमने देखा कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो 20,000 का दिया गया है। उसमें से एक क्लेम जो है कंपनी एक्सेप्ट करती है और पे भी करती है 13,000 का, यानी कि जो 13,000 का क्लेम है वो 20,000, अभी तो प्रोविजन तो है कंपनी के पास 20,000 का, उसमें से 13,000 जो है वो पे कर देगी। और यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट आपको ये समझना है कि रिमेनिंग जो 7,000 रहेंगे, 7,000 किसके? वर्कमैन कंपनसेशन फंड के। बैलेंस शीट में 20,000 दिए गए हैं, 13,000 का क्लेम पे किया, वो तो वर्कमैन को चला गया। रिमेनिंग जो 7,000 रहेंगे यानी कि 20 माइनस 13, 7,000 जो रहेंगे वो फंड, यानी कि अगर जनरल रिजर्व हो, अगर पीएनएल अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व एंड सरप्लसेस है, तो ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो उसमें से 7,000 का जो फंड बचेगा वो कंपनी कैपिटल रिडक्शन की स्कीम में यूटिलाइज करेगी। ओके, एज अ फंड। ओके, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फंड जो है आपको कैपिटल रिडक्शन करने में हेल्पफुल करेगा। ओके, तो ये जो रिमेनिंग 7,000 है उसकी बात कर रहा हूँ, उतना अभी कंपनी के पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड बाकी है। ओके, वो फंड अभी कंपनी के पास ही है, तो उसका यूटिलाइजेशन किस में होगा? कैपिटल रिडक्शन स्कीम में होगा, तो वो क्रेडिट साइड आपको लिखना है। क्लियर? ऐसे ही कोई जनरल रिजर्व है, ओके, तो पीएनएल अकाउंट है, उसका यूज़ कंपनी कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे करती है, ये आपको क्लियरली नहीं बताया गया होगा, ये आपको समझना है। ओके, तो 7,000 जो रहेंगे उसका यूज़ हम कैपिटल रिडक्शन में करेंगे, यानी कि वो 7,000 हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। 13,000 पे कर रहे हैं हम कैश में, तो उसकी इफेक्ट जो है वो कैश अकाउंट में भी आएगी। वो कैपिटल रिडक्शन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, वो जब हम प्रिपेयर करेंगे तब मैं वो जो है डिटेल में बताऊँगा। फोर्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ए डिबेंचर एग्री टू एक्सेप्ट, ये ध्यान से समझिएगा ये एडजस्टमेंट। ए डिबेंचर एग्री टू एक्सेप्ट कैश फॉर देयर एक्रूड इंटरेस्ट। पहले तो ये हो गया, उसका जो 6,000 एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में दिया गया है उसके लिए हमको कैश में पेमेंट कर देना है, तो ये तो एक बात खत्म हो गई। ओके, 6,000 हम उसको कैश में पे कर देंगे। एंड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 1 लाख, जिसकी बुक वैल्यू है इन ब्रैकेट दी गई है 80,000। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि 80,000 की अगर जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख में ले जाएंगे तो 20,000 का कंपनी को प्रॉफिट होगा और उतने डिबेंचर रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो ले गए ए डिबेंचर होल्डर, तो उतना अभी हमको डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं करना है। से फॉर एग्जांपल 2 लाख के डिबेंचर है, 1 लाख की प्रॉपर्टी अगर वो कंपनी में से ले जाए तो 1 लाख के डिबेंचर क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे दिया गया है किसके लिए वो प्रॉपर्टी ले गए हैं? इन सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ देयर पेमेंट। डिबेंचर की जो मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके सेटिस्फैक्शन यानी कि उसके पेमेंट के बदले में वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं। तो 1 लाख जो डिबेंचर है उसमें से रिड्यूस भी करना है।
इतनी अमाउंट बुक वैल्यू जो 80,000 है वो बुक वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट में से रिड्यूस हो जाएगी। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी, डिबेंचर होल्डर जो ले जा रहा है उसमें से रिमेनिंग जो रहेगी उसकी रीवैल्यूएशन हमको करनी है। दैट इज द रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वर वैल्यूड एट 2,20,000। ओके, उसकी अब वैल्यू हो गई 220 की। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये जो 220 हम वैल्यू कर रहे हैं 2,20,000, उसमें कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसका भी कैलकुलेशन हम देखेंगे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फ्रॉम 1/4/2013 तब से लेकर अभी हमको दी गई है इंफॉर्मेशन कौन से ईयर की, 31 मार्च 2016। अभी ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट में कौन सी डेट दी गई है, 1/4/2013। ओके, डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। फ्रॉम 1/4/2013 प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेड। तब से लेके प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं हुआ है 1/4/2013 से। आप कैलकुलेट करो, 1/4/2013 टू 31 मार्च 2014, एक साल हो गया। ओके, फिर 1/4/2014 से लेकर 31 मार्च 2015, 2 साल हो गए। और 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2016, 3 साल हो गए। अभी ये 31 मार्च 2016 की इंफॉर्मेशन दी गई है, बैलेंस शीट जो है वो। तो यानी कि 3 ईयर्स से, ओके, 3 साल से अभी जो डिविडेंड है वो पे नहीं हुआ है, एरियस है। दे वेव्ड, यानी कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स वेव्ड यानी उसका मतलब क्या हुआ, वो भूल जाए, यानी कि वो अभी अपना जो हिस्सा है वो वेव कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा जो पार्ट है मुझे नहीं चाहिए, वो वेव कर दिया यानी कि जाने दिया। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो टोटल डिविडेंड की अमाउंट रहेगी 3 साल की, जो भी डिविडेंड की अमाउंट आएगी उसमें से 4/5 पार्ट जाने दे रहे हैं, उसको नहीं चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4/5 पार्ट डिविडेंड नहीं चाहिए, वो भुला दे रहे हैं, यानी कि उसको अभी नहीं चाहिए। तो एक बात, कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर जो है उसके लिए एक बात आप हमेशा याद रखो, डिविडेंड अनटिल नॉट डिक्लेयर इज नॉट कंसिडर एज लायबिलिटी फॉर कंपनी। डिविडेंड की अमाउंट जब तक डिक्लेयर नहीं होगी तब तक वो लायबिलिटी कंसिडर नहीं होती है। यानी कि 3 साल से अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है, ओके, तो वो आपकी लायबिलिटी कंसिडर नहीं होगी। जब आप डिक्लेयर कर दो कि हम अभी पे करेंगे, तभी आपकी वो लायबिलिटी कंसिडर की जाती है। तो जो डिविडेंड वेव हो रहा है, आप कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट जो चैप्टर है उसके लिए एक बात फिक्स आप बांध लीजिए कि जो डिविडेंड की बात कर, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिविडेंड की ही बात कर रहा हूँ। जो डिविडेंड वेव हो रहा है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी कंसिडर नहीं की जाती। ओके, यानी कि जितना वेव होगा उतना कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा कि चलो ये वेव कर दिया गया तो अभी बच गया कंपनी का रुपीस, उतना पे नहीं करना पड़ा। तो ऐसा नहीं, गेन नहीं है कंपनी के लिए। जितना पे करेंगे उतना ही ऐसे एक्सपेंसेस हम कंसिडर करेंगे। जितना डिविडेंड पे किया उसकी एक एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड, क्योंकि हम वो एक्सपेंस से डिविडेंड पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस से कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड एक तो एंट्री आ गई किसकी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की, उसकी 2 जनरल एंट्री होगी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का एडजस्टमेंट आया, यानी कि आपको समझ लेना है 2 जर्नल एंट्री तो आपको करनी ही करनी है। तो एक तो कैपिटल रिडक्शन में उसकी एंट्री देने के लिए, दूसरा पेमेंट के लिए। पेमेंट चाहे तो आप कैश में कर सकते हो और चाहे तो आप इक्विटी शेयर दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 4/5 पार्ट तो वेव कर दिया गया, यानी कि उससे अब हमें कोई भी मतलब नहीं है। एंड एक्सेप्टेड कैश में पेमेंट कर रही है कंपनी। ओके, एंड एक्सेप्टेड कैश फॉर 1/5 पार्ट ऑफ टोटल डिविडेंड। ओके, 1/5 पार्ट ही हमको पे करना है। जो भी जर्नल एंट्री हम करेंगे, 2 जर्नल एंट्री करेंगे, वो 1/5 पार्ट के लिए ही होगी। 4/5 पार्ट जो भी वेव हो रहा है वो आप कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे। 7th एडजस्टमेंट देखते हैं, बी डिबेंचर होल्डर फॉर्म्ड न्यू कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो कराने का मेन मकसद ही ये जो दो डिबेंचर दी गए हैं वही है, इसके लिए मैं ये सम करा रहा हूँ। तो बी डिबेंचर होल्डर्स फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी नेम्ड राजा लिमिटेड टू टेक ओवर द फैक्ट्री एट मुंबई फॉर 3 lakhs। ओके, तो आप ध्यान से समझिए, बी डिबेंचर होल्डर अपने आप से, वो जो बी डिबेंचर होल्डर का ग्रुप है वो अपने आप से एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है राजा कंपनी लिमिटेड। ओके, उसका इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो बी डिबेंचर होल्डर का जो ग्रुप है वो अपने आप से स्टार्ट कर रहा है। क्लियर? वो राजा लिमिटेड उसने स्टार्ट की
इसके लिए वो जो इस कंपनी की यानी कि राज कंपनी, जिस कंपनी का हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, उस कंपनी की फैक्ट्री जो है वो ले जा रहे हैं, यानी कि राजक लिमिटेड टू टेक ओवर फैक्ट्री एट मुंबई फॉर 3 लाख रुपीज़ में वो हमारी फैक्ट्री जो है वो ले जा रहे हैं। तो सामने वो बीडी में जो हमको पेमेंट भी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने जो फैक्ट्री दी है, कंपनी ने जो फैक्ट्री दी है, उसके बदले में कंपनी को भी कुछ चाहिए, तो सही, इसलिए वो 3 लाख रुपीज़ कैसे देंगे वो अभी आगे बताएंगे। द प्राइस वॉज सेटिस्फाइड, ये 3 लाख रुपीज़ बी डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को कैसे देंगे। यहाँ पे आप अगर शायद डाउट हो कि सर ए डिबेंचर होल्डर जो ले गए असेट्स, तो वो तो हमने डिबेंचर्स को माइनस करके सेटिस्फाई कर दी, लेकिन इसमें वो एडजस्टमेंट अलग है। इसमें पूरे का पूरा 3 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हम रिड्यूस नहीं करेंगे। चलो 3 लाख की असेट्स ले गए तो 3 लाख डिबेंचर हम रिड्यूस कर दे ताकि पे ना करना पड़े, ऐसा नहीं है, इसमें अलग है। इसमें डिबेंचर, थोड़े से डिबेंचर भी रिड्यूस होंगे और थोड़े से सामने पेमेंट भी होगी। वो कैसे होगा वो देखते हैं। द प्राइस वॉज सेटिस्फाइड बाय द सरेंडर ऑफ नेसेसरी डिबेंचर। अब यहाँ पे देखो नेसेसरी वर्ड यूज हो गया, यानी कि अमाउंट नहीं दी गई है। अमाउंट हमको हमारे तरीके से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही ईजी है, वो भी उसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। एक अमाउंट हमको दी गई है, वो क्या है? एंड द अलॉटमेंट ऑफ 3000 शेयर्स। अब यहाँ पे गलती मत करना, बहुत ही ध्यान रखना। ये 3000 शेयर्स जो अभी हम कंपनी देख रहे हैं वो नहीं दे रही है। जो बी डिबेंचर होल्डर्स ने न्यू कंपनी अपने आप से स्टार्ट की है, राजा लिमिटेड, उस नए कंपनी का शेयर जो है वो मिल रहा है इस कंपनी को। ध्यान से समझना, नई कंपनी जो राजा लिमिटेड बी डिबेंचर होल्डर ने स्टार्ट की है, वो अपने शेयर्स दे रही है राज लिमिटेड को। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्लियर? तो ये जो राजा लिमिटेड है वो अपने, जो न्यू कंपनी है वो अपने 3000 शेयर्स जो है वो हमको देंगी। वो कितने में देगी? उसके शेयर का प्राइस क्या है? ऑफ ₹100 ईच। और वो कितने में दे रहे हैं? 40 पेड पर शेयर। ओके, 40 रुपीज़ जो है वो पेड है, उतने में दे, तो हम 40 रुपीज़ ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 40 ही पेड है। ओके, तो ये 3 लाख रुपीज़ हमको मिलने चाहिए, यानी कि राज कंपनी को मिलने चाहिए। उसमें 3000 शेयर्स दिए गए हैं जिसकी पेड अप वैल्यू 40 है, तो वो तो एक हो गया। और जितना डिफरेंस आएगा, ये शेयर्स माइनस करने के बाद भी जितना डिफरेंस रहेगा उतने के हमको डिबेंचर रिड्यूस कर देने हैं। बी डिबेंचर जो है उसको रिड्यूस कर देना है, यानी कि अब हम वो बी डिबेंचर को उतना पेमेंट नहीं करेंगे, उतना जो सरेंडर हो गया, जैसे ए डिबेंचर सरेंडर हो गए थे वैसे ही बी डिबेंचर है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं, तो उतनी जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी शेयर्स मिलने के बाद जितना अमाउंट निकलेगा, अभी कंपनी को लेने के लिए जितना अमाउंट बाकी रहेगा उतना जो है वो डिबेंचर्स में से माइनस करेंगे। ये हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब आपको जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8th एडजस्टमेंट, टू सेल अ पीस ऑफ लैंड। ये भी अच्छा एडजस्टमेंट है। टू सेल अ पीस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट सच अ प्राइस। प्राइस नहीं दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग सेल करनी है, कितने में सेल करनी है वो नहीं कहा गया है। ओके, वो हमको फाइंड आउट करना है। सच अ प्राइस चार्जिंग 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। ओके, एक बात हमेशा याद रखना, जिस पे भी आपको प्रॉफिट दिया गया हो उसको 100 सपोज करना है। यहाँ पे दिया गया है 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू को 100 सपोज करना है। ओके, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी देखेंगे। ओके, 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू एज टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी कि यहाँ पे उसका क्या मतलब हुआ? क्लोजिंग कैश बैलेंस। वो कितनी रहनी चाहिए? 31,400। तो कंपनी की क्लोजिंग कैश बैलेंस 31,400 रहे, उसके हिसाब से हमको लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो सेल करनी है, और जो सेलिंग प्राइस मिलेगी उसमें से 25% जो है वो प्रॉफिट होगा बुक वैल्यू पे, तो उसको भी हम सेपरेट करेंगे। सेलिंग प्राइस पहले ढूंढेंगे, उसमें से प्रॉफिट कितना है, उसमें से बुक वैल्यू कितनी है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। 9th एडजस्टमेंट देखते हैं, द रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, 8th और 9th दोनों रिलेटेड है। जितनी सेलिंग प्राइस मिलेगी उसमें से हमने 2 पार्ट कर दिए, बुक वैल्यू, प्रॉफिट। तो बुक वैल्यू जितनी मिलेगी उतनी माइनस करके रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग जो रहेगी उसको अप्रिशिएट करना है, उसको बढ़ाना है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू जो है उसमें इंक्रीज करना है। कितना? 25%। ओके, द रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, वो भी करेंगे। ये 9th एडजस्टमेंट ईजी है,
और 10th देखते हैं। नेसेसरी अमाउंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम एंड ऑल्सो टू राइट ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड लॉस बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग बोथ शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को रिड्यूस करके कैपिटल रिडक्शन करते समय अगर फंड कम पड़ रहा है, फंड तो चाहिए, आप असेट राइट ऑफ कर रहे हो, लॉस राइट ऑफ कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो सामने आपको फंड भी चाहिए। फंड अगर कम पड़ रहा है तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस को रिड्यूस करके वो फंड जनरेट करोगे। कैसे रिड्यूस करोगे? इन देयर पेड अप कैपिटल रेशियो, जितना उसका पेड अप कैपिटल रेशियो है उसके प्रोपोर्शन में आप दोनों शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस करोगे और नेसेसरी फंड जो है वो कलेक्ट कर लोगे। अब जब भी आपको सम में ऐसा कहा जाए कि नेसेसरी अमाउंट इज टू बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग दिस शेयर्स और इक्विटी शेयर और सो ऑन, तभी आपको एक जो है माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इस वाले सम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि कैपिटल रिडक्शन आप क्लोज करो तो एक जो पॉसिबिलिटी रहती है कि डेबिट साइड का टोटल कम आए, यानी कि डेबिट साइड जो है अमाउंट डिफरेंस में आए, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख, डेबिट साइड का टोटल 90,000 हुआ तो 10,000 का डिफरेंस आया डेबिट साइड, उसको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और वो चला जाता है न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के नीचे कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है। मगर किस सम में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी? जिस भी सम में आपको कहा गया हो कि नेसेसरी अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस करके या शेयर कैपिटल रिड्यूस करके आपको लेनी है, उस सम में कैपिटल रिजर्व आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि से फॉर एग्जांपल नेसेसरी अमाउंट आपको चाहिए 50,000, तो आप 50,000 शेयर्स जो है यार 50,000 के शेयर्स रिड्यूस करके ले लोगे तो वो डिफरेंस आने का तो सवाल ही नहीं है। 50,000 चाहिए थे कैपिटल रिडक्शन के लिए, 50,000 हमने जो शेयर कैपिटल रिड्यूस करके ले लिए तो फिर डिफरेंस आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आप एक बात ध्यान में रखना, जहाँ पे भी कहा गया हो कि नेसेसरी अमाउंट ऐसे लेनी है वहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो बैलेंस है वो आने का चांसेस नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि नेसेसरी अमाउंट लेने के लिए नहीं कहा गया है फिर भी डिफरेंस नहीं आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगी तो कोई बात नहीं, दोनों टैली हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर डिफरेंस आता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो ही वो ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करना है हमको वो देख लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द कैपिटल रिडक्शन। तो सारी चीज़ें हमको करनी है 1 बाय 1। हम पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फिर बैलेंस शीट। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है और उसके बाद 3 थिंग्स है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एडजस्टमेंट में कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है वो सारे हम कर लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन जो है वो है फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस बाय 20%। उसके लिए बैलेंस शीट में फर्नीचर्स की बुक वैल्यू कितनी दी गई है 10,000 एंड उसमें से माइनस करेंगे रिड्यूस 20%। 10,000 के 20% कितने हो गए 2,000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितनी रहेगी 8,000। ये 8,000 जो न्यू बैलेंस है वो चली जाएगी न्यू बैलेंस शीट में और 2,000 जो अभी आप फर्नीचर यानी कि असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हो, फर्नीचर जो है वो रिड्यूस कर रहे हो, वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड में। क्योंकि मैंने कहा जब भी आप असेट्स राइट ऑफ करोगे, असेट्स जो है रिड्यूस होगी, असेट्स सेल कर रहे हो और उसमें लॉस हो रहा है, ये सभी चीज़ें चली जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो जो 2,000 है वो कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड, 8,000 है वो न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद सेकंड जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। एड बेंचर एग्री टू एक्सेप्ट द कैश फॉर देयर अक्रूड इंटरेस्ट। ओके, 6,000 जो इंटरेस्ट है वो कैश में हम पे कर देंगे, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। उसके आगे क्या कहा गया है, एंड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 1 लाख जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 80,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख में ले जा रहे हैं, तो 20,000 का तो ऐसे ही कंपनी को फ़ायदा हो गया। इन सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ देयर पेमेंट, यहाँ पे आपको 2 चीज़ करनी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें से 80,000 माइनस कर देंगे क्योंकि उतने की बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि वो असेट्स तो अभी कम हो गई। और ए डिबेंचर की जो टोटल अमाउंट है ना उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो 1 लाख समझ के ले गए हैं, 1 लाख
कंसिडर करके वैल्यू वो ले गए हैं, तो उसमें से ए डिबेंचर में से 1 लाख माइनस करेंगे और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू रहेगी उसमें से 80,000 हम माइनस करेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है, ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ओके, इंटरेस्ट पेड इन कैश, ओके 6,000, वो तो हमको पता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पेड इन कैश की एक इफेक्ट क्या आएगी, एक तो कैश अकाउंट, जो कैश के ट्रांजेक्शन हम देखेंगे उसमें एक लिखेंगे। ओके, और इसकी जो अभी बैलेंस शीट में दी गई वो नई बैलेंस शीट में अभी वो इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो हम पे कर दें, पुरानी बैलेंस शीट में वो दी गई, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ वो देख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर प्राइस है 1 लाख रुपीज़, जिसकी बुक वैल्यू थी 80,000, तो गेन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी हो गई 20,000। अब यहाँ पे अगर डाउट हो कि सर अगर बुक वैल्यू से कम वैल्यू में ले जाए, तो अगर आप सोचो कि यहाँ पे 80,000 बुक वैल्यू है, 60,000 में ले गए होते तो 20,000 का कंपनी को लॉस होता। लॉस अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड में यहाँ पे क्या है, गेन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, असेट्स हमने एक ले गए हैं ए डिबेंचर, उसमें से प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो वो आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड आपको लिखना है, गेन होता है इसलिए। ओके, 20,000 आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको कैपिटल रिडक्शन की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद देखते हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जितनी बचेगी उसकी वैल्यू आपको कर देनी है 2,20,000। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितनी है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी कितनी गई है ओल्ड बैलेंस शीट में 2,70,000 की, उसमें से ए डिबेंचर होल्डर कितनी बुक वैल्यू की, यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 1 लाख में ले गए हैं तो यहाँ से 1 लाख माइनस करेंगे। ऐसा नहीं, 1 लाख माइनस करना है आपको ए डिबेंचर की टोटल अमाउंट में से। जब भी आप प्रॉपर्टी की रिमेनिंग अमाउंट्स फाइंड आउट करें तब आपको उसमें से बुक वैल्यू ही माइनस करनी है, अदरवाइज इस छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखिएगा, जब भी असेट्स में से जो वैल्यू माइनस करने की बात आए तो आपको हमेशा बुक वैल्यू ही कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे टेकन ओवर प्राइस, सॉरी टेकन ओवर बाय ए डिबेंचर होल्डर एट बुक वैल्यू। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बुक वैल्यू आपको लेनी है। 80,000 की बुक वैल्यू थी, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, 80,000 की बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जा रहे हैं। ओके, तो 270 जो है वो टोटल थी, उसमें से 80,000 कम हो गए, तो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची 1,90,000 की, और वो 1,90,000 की अभी प्राइस कितनी करनी है हमको 2,20,000। तो यहाँ पे भी मुझको पता चल गया कि बुक वैल्यू जितनी थी उससे प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उतना कंपनी को क्या होगा, गेन होगा। तो अगेन वो गेन जो भी होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। तो वो भी हम देख लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी दी गई है 220, बुक वैल्यू अभी रिमेनिंग कितनी है हमारे पास 1,90,000। तो जो फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन वैल्यू, दैट इज 30,000। अब आप बोलते हो कि सर अगर यहाँ पे हमको से फॉर एग्जांपल 2,50,000 रिमेनिंग वैल्यू मिलती तो आपको बुक वैल्यू जो रिमेनिंग अभी मिलती 2,50,000 तो वो ज़्यादा है, रीवैल्यूड कितनी है ओनली 220, तो क्या हो जाता, लॉस हो जाता कि रिमेनिंग बुक वैल्यू 2,50,000 है, रिमेनिंग बुक वैल्यू 2,50,000 है और उसकी रीवैल्यूएशन करके 220 की गई है, तो वहाँ पे लॉस आ जाता 250 माइनस 220, ऐसा आपको करना पड़ता। तो 30,000 का लॉस आता और वो लॉस आप कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड में लिखते। यहाँ पे प्रॉफिट है, समझना प्रॉफिट है। और एक और बात प्रीवियस हम देखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में, इंक्रीज इन वैल्यू 30,000 वो भी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो 20,000 का गेन हो रहा है, गेन इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 वो भी आएगी। यानी कि टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 50,000, 20 प्लस 30 इसके, ओके 20 प्लस 30 ऐसे करके टोटल 50,000 रुपीज़ हमको कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड लिखने पड़ेंगे। किसके लिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए। 20,000 जो ए डिबेंचर होल्डर ले गए उसमें प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन किया हमने तो 30,000 का और प्रॉफिट हुआ इसलिए। उसके बाद फोर्थ कैलकुलेशन देखते हैं। फ्रॉम 1/4/2013 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज नॉट पेड।
ओके, यानी कि हमने कैलकुलेट किया था तो कितने साल हो गए थे, 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2016, 3 साल हो गए थे। 3 साल के लिए जो डिविडेंड पे नहीं किया गया है, दे वेव्ड 4/5 पार्ट ऑफ द डिविडेंड, टोटल अमाउंट जो होगी उसमें से 4/5 पार्ट जो है वो क्या होगा, वेव हो जाएगा, एंड एक्सेप्ट द कैश फॉर 1/5 पार्ट। मैंने जैसे कहा कि जितना वेव हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमको जितना पे हो उतना ही सिर्फ ध्यान में लेना है। ये प्रोविजन सिर्फ डिविडेंड के लिए ही है, ओके। इंटरेस्ट के लिए ये लॉजिक अप्लाई मत करना, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए ही जितना पे हो उतना ही आपको ध्यान में रखना है। जितना वेव हो रहा है उसके लिए हमको कोई भी जो है कैलकुलेशन, उसके लिए हमको कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं देनी है। तो अभी देख लेते हैं, डिविडेंड इज इन एरियर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया। यानी कि आप ऐसे भी अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ना कैलकुलेट कर पाए तो आप बुक में लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3 ईयर्स होते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितनी होगी, तो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी गई है वो 2 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर 8% के है। तो 2 लाख के अगर आप 8% करो तो 1 साल का यानी कि 1 साल का डिविडेंड मिलेगा, 1 ईयर का डिविडेंड मिलेगा, ओके। वो हो जाएगा 16,000, लेकिन वो तो 1 साल का ही है, मुझे 3 साल का चाहिए। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपको 48,000 जो है वो डिविडेंड मिल जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1 साल का आपको डिविडेंड मिल गया, 8% किया हमने, और उस अगेन 3 ईयर्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 48,000 टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। 48,000 में से 4/5 पार्ट वेव कर रहे हैं, तो वेव्ड कितना होगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 5, तो 38,400 वेव हो गए। जितने वेव हो गए उसके साथ हमें कोई भी मतलब नहीं है। पे कितना हुआ, पे इन कैश 48,000 कैश में पे कर रहे हैं, इसलिए अगर इक्विटी शेयर देते तो इक्विटी शेयर हम कंसिडर करते, लेकिन कैश में पे कर रहे हैं, इसलिए पेड इन कैश इज इक्वल्स टू 48,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 9,600। ये 9,600 की 2 जर्नल एंट्री होगी, एक तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नोट करने के लिए ये 9,600 कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है अभी हमारे लिए, और दूसरी जो हम कैश में पे करेंगे उसके लिए, ओके। 2 जर्नल एंट्री प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए फिक्स रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का सम? कोई भी कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी एंट्री कोई भी जो कैलकुलेशन है वो समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट आएगा वो भी ज़रूर देखना, मैं साथ ही साथ इसमें अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आप दूसरा पार्ट भी जो है ज़रूर देखना, ताकि आपको ये पूरा सम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सही से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।